हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड सेकंड ईयर की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास जो है वो आपकी पहली क्लास होने वाली है, जिसका जो सब्जेक्ट है आपका वो है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं ज्ञान एफ पाठ्यक्रम। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बीएड सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में आपको समझाया और किस तरीके से मार्किंग वगैरह होती है, सारी की सारी चीज़ों को समझाया। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पहली क्लास होने वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि जो मेन चीज़ें वो आपसे मिल ना हो। और आप सभी को मालूम है सेकंड ईयर का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जिसको भी एनरोलमेंट करना है एनरोलमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। लिंक जो है सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो सेकेंड ईयर जो आज आपका पहला सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो पहली क्लास होने वाली है। वैसे बेसिकली जो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये क्लास कोई भी कैंडिडेट ले सकता है। कोई भी का मतलब मेनली मैंने टारगेट इसको आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किया गया। बट जो बीएड सेकंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट है, या जिसको हम लोग बोल देते हैं ज्ञान, ठीक है, ज्ञान एफ पाठ्यक्रम। तो ज्ञान एफ पाठ्यक्रम किसी हर यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो हर इंसान इसको पढ़ सकता है। हर इंसान के लिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को तैयार किया हुआ। सबसे पहले हम नॉलेज एंड करिकुलम में कौन कौन से यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स की कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं आपको सिलेबस के बारे में रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग वहां से आके देख सकते हैं। बाकी सेकंड ईयर का बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, एक सेकंड। ओके, व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे शो हो रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो आपको बता देता हूँ। लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्ड वीडियोस आपके पास मिल जाएंगी। साथ ही साथ कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, सारी पीडीएफ यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके डाउट सेशन भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करके बनाया गया कि किस तरीके से। अब लास्ट ईयर तो आप लोग कहीं एमसीक्यू बेस्ड हुआ, तो यहाँ पे एमसीक्यू और सब्जेक्ट दोनों चीजों को मैं लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी आप ट्रायल बोलना चाहें ट्रायल बोल सकते हैं। मेनली मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी जो है उसको टाइट करके बनाया हुआ है सेकंड ईयर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड ईयर का कोर्स है और सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी को मालूम लास्ट वीडियो में पूरा मैंने डिटेल में सिलेबस को डिटेल में आपको समझाया, तो आप दे सकते हैं। और उस वीडियो को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ले सकते हैं। अदरवाइज प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बीएड सेकंड ईयर की जो अगर बात करता हूँ तो जिसमें आपके चैप्टर्स या कह सकता हूँ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पेपर कोड 201, 202, 203, 204 एंड 205। ठीक है, फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, काफी बढ़िया रहता है। ठीक है, और असेसमेंट एंड लर्निंग ये भी आपको 100 मार्क्स का। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल 50 मार्क्स का रहता है। योगा एजुकेशन 50 मार्क्स का। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर भी आपका इसमें रहता है। ठीक है, जिसमें आपको वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इसको पीएचई बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कंप्लीट कराऊंगा वो आपका ये सब कराऊंगा एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो कोर्स में क्या रहने वाला है, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। बाकी यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल है आपके बीएड सेकंड ईयर में, क्योंकि 300 मार्क्स की इंटर्नशिप है। और मैं कह सकता हूँ 350 मार्क्स का आपकी थ्योरी या आपको जो पेपर वगैरह देने वाले हैं, तो बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपका 300 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो हो गया सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंप्रूवमेंट, जिन्होंने फिल किया हुआ इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में हो सकते थे, और कंपार्टमेंट ये कर सकते हैं री एग्जाम, आप दो एग्जाम दे सकते थे, वहाँ से परसेंटेज बनने के काफ़ी चांसेस है। टोटल आपका 1300 का ग्रांड टोटल होगा बीएड कंप्लीट होने के बाद में, जिसमें से 550 मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप फेल। ठीक है, और इस बार भी 650 मार्क्स का टोटल होने वाले, जिसमें 265 आपको कम से कम मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे सिलेबस और मेन
जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं, आज जो पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम को पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का मैंने ये चीज़ दे रखी थी, और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और ये बात था मैंने एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में सारा का सारा सिलेबस बताया था, एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आपका यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर ये है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम ये है, तो और सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, बाकी सर्च करके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज्ञान ऐप पाठ्यक्रम, तो सब्जेक्ट कोड ध्यान रखिएगा BT201, ठीक है। इसमें आज हम क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो मैं आपको यूनिट्स बात करूंगा, और यूनिट के बाद में उसका जो मेन टॉपिक्स हैं या चैप्टर बोल सकते हैं उनकी बात करूंगा। तो फर्स्ट यूनिट आपकी जो हो जाएगी वो जाएगी ज्ञान का अर्थ है प्रकृति, यानी कि ज्ञान का क्या अर्थ है, क्या प्रकृति, नॉलेज क्या है, ठीक है। और शिक्षा में ज्ञान का अर्थ है प्रकृति, ठीक है। सूचना, ज्ञान, विश्वास है मत, राय में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें चीजों को थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, देन और अच्छे से विजुअल हो जाए, ठीक है। तो अब आई थिंक सारी चीजें और भी अच्छे से विजुअल होंगी। देन आता है आपका ज्ञान जानने के विभिन्न तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं ज्ञान जानने। ज्ञान जो अगर देखा जाए तो नॉलेज अगर देखा जाए तो आपको हर जगह से मिलती है। हर जगह से मिलने का मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं से भी चाहे वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से भी, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, बाकी आस पड़ोस में किसी से बात करते हैं, ठीक है। तो हर जगह से नॉलेज मिलती रहती है, वही बात करी गई है। ज्ञान में हस्तांतरण एवं निर्माण में जानने वाले, ठीक है। और एक ज्ञाता, ज्ञान हस्तांतरण एवं निर्माण में जानने वाले नोअर की संबंधित भूमिका, क्या क्या भूमिका रहती है। सेकंड, पाठ्यक्रम का प्रत्यय, क्या क्या प्रत्यय रहता है, ठीक है। पाठ्यक्रम का अर्थ और क्या उसकी परिभाषा है, क्या विशेषता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम और क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब पीछे का आपको काफी अच्छे से विजुअल होगा। देन बात करता हूँ व्यवसायिक कोशों एवं माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के बीच संबंध, क्या क्या संबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करता हूँ, तो थर्ड में हमारा आ जाएगा, ठीक है, थर्ड आपका आ जाएगा संगठन के रूप में विद्यालय अर्थ, आवश्यकता, प्रकार एवं विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन के सिद्धांत। देन आपका आ जाएगा आगे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, अर्थ, क्या क्या उसका अर्थ है, क्या महत्व है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सिद्धांत, क्या क्या उसके सिद्धांत है, ठीक है। देन बात करेंगे विद्यालय पाठचर्या में भाषा का स्थान, जो भाषा है उसका क्या स्थान है, ठीक है। विद्यालय वातावरण, स्कूल का क्या वातावरण रहता है, जीवन और जीवन का किस तरीके वातावरण, किस वातावरण, किस सोसाइटी में आप रहते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। अधिगमकर्ता, अनुकूल, प्रेरक वातावरण और समावेशी वातावरण, ठीक है। पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा, पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 से 2009 तक, आलोचनात्मक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बालक केंद्र शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा। देन नेक्स्ट आएगा विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण में राज्यों, स्थानीय निकायों एवं गैर सरकारी एनजीओ की भूमिका, यानी कि जो छोटे छोटे देखा होगा एनजीओ चलते हैं, ठीक है। यानी ये डोनेशन कैंप एक तरीके से कह सकते हैं, या छोटी छोटी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे खुद से फीस नहीं है, जैसे सरकारी स्कूल होगा, सरकारी स्कूल के अलावा कुछ एनजीओ चलते हैं जिसको जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उसमें कुछ दान दे देते हैं, और ताकि वहाँ के लोग जो है वो बच्चों को या उन बच्चों को पढ़ाते रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब होते हैं, वो सारी चीजें। फिफ्थ आपका फिफ्थ यूनिट जो है इसमें बात करेंगे हम लोग ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षा एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, इसमें हमारे शिक्षक, टीचर की क्या भूमिका रहती है, और जो हमारे प्रिंसिपल उसकी उनकी क्या भूमिका रहती है, ठीक है। नेतृत्व, अवधारणाएं, आवश्यकताएं, शिक्षक आवश्यकताएं एवं शिक्षक तथा छात्र के बीच नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास, कि शिक्षक अपने छात्रों के बीच किस तरीके से उसकी गुणवत्ता हो, यानी उसकी के बारे में बात करेंगे। अनुशासन, ठीक है, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बच्चों को किस तरीके से रखना है, कि टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना, पढ़ाई करना है, टाइम पे खेलना है, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवधारणा अनुशासन के आधार पर, अनुशासनहीन के कारण एवं कारणों के उपचारात्मक स्रोत, अनुशासन बनाए रखने के लिए तकनीक
के रूप में पुरस्कार एफ सजा। अब अनुशासन जो अगर सही से रखते हैं बिल्कुल तो पुरस्कार भी दिया जाता है, प्राइजेस भी दिए जाते हैं, और अनुशासन तोड़ेंगे तो दंड भी मिलता है, यानी कि सजा भी मिलेगी। तो वही चीज बात करेंगे इसमें। थर्ड में बात करेंगे इसमें एक व्यवस्थित तथा प्रबंधन एवं अधिगम वातावरण बनाने में शिक्षा की भूमिका या शिक्षक का स्व मूल्यांकन एवं जवाबदेही, यानी कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका रहती है और टीचर्स की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में। सजा एवं इसका विधेयक कानून निहितार्थ, कहने मतलब ये है कि बच्चे को सजा देना क्यों जरूरी है, पनिशमेंट देना क्यों जरूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो नोट करके मैंने डाला हुआ है, ठीक है, जो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव बेस आएगा यानी कि रिटन बेस आएगा एग्जाम, तो ध्यान रखिएगा परीक्षा में 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 4 प्रश्नों के या 4 क्वेश्चनों के आंसर्स देने होते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव। जो अगर आपका एमसीक्यू बेस पे आएगा तो किस तरीके से रहने वाला है। एमसीक्यू जो लास्ट ईयर का पैटर्न था उसमें यह था कि आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे थे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने थे, ठीक है। और जो अगर आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर देते तो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन ही इसमें चेक होते थे। बट अभी तक आप एमसीक्यू बेस को कैंसिल ही करके रखिए, इसी पे फोकस करिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव या बोल सकते हैं लॉन्ग टाइप में आएंगे, एमसीक्यू बेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो चीजों को मैं दोनों तरीके से लेकर चलने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आपको आंसर लिखना उसके बारे में थोड़ा देख। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है क्या, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ज्ञान की प्रकृति बताइए और ज्ञान का नेचर क्या है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल है, जिस तरीके से आप लिखा इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में या एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है। ज्ञान का अर्थ है, परिभाषा है, इंग्लिश मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज पेपर जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो आराम से आप वहां से कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, अब ये जो कोर्स जिस कैंडिडेट्स ने लिया है उन्हें यहाँ पे यही चीज यहाँ पे सिखाई जाती है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। और आगे चल के हम आपको ये भी सिखाएंगे इसमें कि जो अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस होता है तो एमसीक्यू बेस में जो आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं लाइक ए बी सी डी, इनमें से ऑप्शन नेगलेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन किसी कीमत पे नहीं होगा, ये ऑप्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। तो ये चीजें भी कोर्स में बाकायदा सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी जो अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो एमसीक्यू आराम से कर सकते हैं, और लास्ट टाइम पे हम एमसीक्यू के कम से कम 1000 2-3 हजार क्वेश्चन कर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज भी कवर हो जाएगी। बाकी थ्योरी तो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो ही रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ज्ञान का आशय या एक सेकंड, ज्ञान का आशय सूचनाओं से है, ठीक है। यानी सूचना, किसी भी चीज को समझना, जैसे न्यूज़पेपर आता है तो एक सूचना, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञान होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सूचना होंगी चीजों को लेके, ठीक है। बात करते हैं आगे। यह शिक्षा का आधार होता है। ये सूचना किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या किसी कंट्री के बारे में जानना, ठीक है, या किसी व्यक्ति की स्पेशली या किसी के धर्म के बारे में जानना, मतलब ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से सूचना कह सकते हैं या फिर इसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। कि उसको जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने अपने धर्म का अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान है। सूचना के लिए अच्छा उसको दूसरे धर्म का भी ज्ञान है, या फिर क्या है, सूचना कि वहां पे क्या चल रहा है, किस तरीके चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो हम उस वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषताओं से परिचित कराती है। ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का हो, साधन तथा साध्य दोनों रूप में पाया जाता है। इसको हम किसी प्रकृति अथवा प्रक्रिया से संबंधित तथ्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। जो सत्य के निकट होते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां तथा वातावरण पाए जाते हैं, ठीक है। इन परिस्थितियों तथा वातावरण से संबंधित कई प्रकार के तथ्य होते हैं जो सत्य पर अवलंबित होते हैं। इन परिस्थितियों तथा वातावरण की लक्ष्यपूर्ण जानकारी ज्ञान कहलाती है, जो वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों तक सदैव परिमार्जित होकर हस्तांतरित होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो सत्य होता है वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे तुम्हारे दादा होंगे, तुम्हारे परदादा होंगे, उन्होंने कुछ बताया होगा, उन्होंने कुछ बताया,
तुम्हें अपने दादा का नाम कैसे पता है? क्योंकि तुम्हारे पापा ने बताया। ठीक है, अब उनको अपने दादा का नाम कैसे पता होगा? क्योंकि उनको भी उनके पापा ने बताया होगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। अब कुछ कार्यक्रम है, कुछ परंपराएं हैं, शुरुआत से हम लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं, होली मनाते आ रहे हैं, ईद मना रहे हैं, कृष्ण मना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं? परंपरागत ही तो चीजों को बना रहे हैं। तो वही बात करी गई है कि ज्ञान जो है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है, या कह सकते हैं परिवर्तन होता रहता है, साथ ही साथ हस्तांतरण यानी कि एक से दूसरे के पास भी पहुंचता रहता है। ज्ञान जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ज्ञान को जागरूकता के रूप में भी माना जा सकता है। जागरूकता के रूप में यानी कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, आस पड़ोस की कंट्रीज में क्या चल रहा है, तो वो उस चीज के बारे में बात करिए। जागरूकता से आशय किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है। जब तक कोई तथ्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान नहीं होता वह सूचना ही माना जा सकता है। लेकिन जब वह तथ्य मस्तिष्क द्वारा प्रत्यक्षीकरण कर लिया जाता है तो वह ज्ञान बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझिएगा, सूचना और ज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पे सूचना और ज्ञान के अंतर्गत जो चीजें हैं वो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कोई परिस्थिति है, कोई इस तरीके की परिस्थिति है जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी परिस्थिति से गुजरते हैं। सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई परिस्थिति है, जैसे आपका अभी एग्जाम लगने वाला है। ठीक है, अब आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है कि बीएड का सेकंड ईयर का सिलेबस क्या होगा, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जो चीजें आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनके बारे में सूचना करेंगे। मतलब कभी गूगल से निकालेंगे, या वेबसाइट पे जाके निकालेंगे, या यूट्यूब चैनल या किसी के कोर्स लेंगे, बुक्स खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने सूचना ली। ठीक है, अब ये सूचना आपके पास आ गई, अच्छा ये सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट है, ये चीजें मेरे को पढ़नी है। अब उसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू करा। अब जैसे पहला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। अब इसके बारे में हमने जानना शुरू कर दिया। अब हमें चीजें आ गई। जब चीजें हमें आ गई यानी कि अब हमें उसका ज्ञान हो गया। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने ज्ञान को निम्न प्रकार को प्रभावित किया है। अब अलग अलग राइटर्स या अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, इसको अलग अलग डेफिनेशंस, परिभाषाएं दी हुई है। क्या क्या दी हुई है उसको समझेंगे। तो बात करते हैं लॉक के अनुसार। जितने भी यहाँ पे राइटर्स दिए हुए इनको रट लेना, दो या तीन बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आराम से एग्जाम में लिख देंगे, या कई बार जो फेमस राइटर्स हैं उनको पूछा जाता है कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कौन सा कथन दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो सभी को मालूम है कि किस तरीके से कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग। ठीक है, तो ये किसने कहा है, लॉक के अनुसार। अब आंद्रे बुद्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, ज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यह वह चीज है जो किसी प्रत्यक्ष संदर्भ में सत्य पाया गया है। यही सत्य किसी क्रिया को कराती है यदि कोई बाधा उपस्थित ना हो। कहने का मतलब है कोई सत्य है, उसी सत्य को ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एक शब्द लेता हूँ या एक वाक्य लेता हूँ, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है, सत्य वाक्य है कि हाँ, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है, जन्मा है, तो उसका मृत्यु निश्चित है। तो इसको हम ज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही बात करी गई है, यदि कोई बाधा उपस्थिति ना हो। ठीक है, किसी चीज में कोई बात, तो इसमें कोई बाधा होगी नहीं कि भाई जो आया उसको तो मरना तय है, वही बात करी गई। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, कार्ल्स स्वेगी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ज्ञान कहलाती है। यानी कि जब तक किसी काम को किया नहीं गया, ठीक है, तो हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं। सिंपल शब्दों में समझे कि आप कॉलेज गए, ठीक है, और कॉलेज जैसे कभी आप कॉलेज गए ही नहीं, जब तक आप कॉलेज में कभी गए ही नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉलेज कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं। तो वही बात करी गई है कि कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ज्ञान है। अब आप कॉलेज गए, कॉलेज में जाके बैठे, पढ़े, और पढ़ने के बाद में कि लगभग आपने 7 से 8 घंटे पढ़ा, तब जाके आपको समझ में आया अच्छा मेरी कार्य क्षमता जो है वो इतनी है। तो वही बात यहाँ पे करी गई है कि कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ज्ञान है। ठीक है, अब ज्ञान की प्रकृति, तो ज्ञान का नेचर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि शिक्षा का
प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान देना ही होता है। ज्ञान की प्रकृति को हम निम्नलिखित रूपों में समझा सकते हैं। पहला पॉइंट पहले समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञान एक माध्यम के रूप है या रूप में है, ठीक है। नॉलेज एज अ डोवेल, ज्ञान एक साध्य के रूप में कह सकते हैं, या ज्ञान एक माध्यम है इसके रूप में कह सकते हैं। तो बहुत से शिक्षा शास्त्र ज्ञान को एक माध्यम मानते हैं। माध्यम मानने का मतलब ये कह भी सकते हैं, अब ज्ञान में थोड़ा भाषा को लेकर आते हैं, तो भाषा से आप खुद समझिएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो ये एक माध्यम हो गया ना। तो इसी माध्यम यानी कि मैंने अपनी बात को रखा और यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, साथ ही साथ सामने लिखा हुआ भी है, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि बहुत से शिक्षा शास्त्री ज्ञान को एक माध्यम मानते हैं, एक साध्य के रूप में। ज्ञात या ज्ञान तब होता है, ये मिसप्रिंट हो गया, ज्ञान तब होता है, ठीक है, जिसे व्यक्ति को अर्जित करना होता है, क्योंकि उसे प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र रूप में उपस्थित होता है। यदि इसको प्राप्त ना किया जाए तो यह हमारे या हमारे समाज के लिए कोई लाभकारी नहीं होगा। यानी कि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, अब सिंपल सा फोन ले लीजिए, फोन के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, या गांव के लोग बहुत सारे जो दादा परदादा या कोई ऐसे लोग जिन्होंने फोन नहीं यूज किया, तो वो कहेंगे अरे ये तो बेकार चीज है, हमें मालूम है ना इसका यूज क्या है। तो वही चीज कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आज के टाइम पे यूज क्या है, तो जिसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उसके लिए तो वेस्ट है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे ये कहने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसका लाभ उठाने के लिए उसको अर्जित करना आवश्यक है, यानी जब तक उसको यूज नहीं करोगे तब तक उस लाभ नहीं उठा पाओगे, ठीक है। लैपटॉप चलाना नहीं आएगा तो आपके लिए वेस्ट है। एक बार आपने फोन को साइड रखा और लैपटॉप को काम करना शुरू करा, तो फोन से लैपटॉप दोनों कंपेरिजन किया जाए, आज के टाइम पे सारा काम फोन आपका कर सकता है, लेकिन लैपटॉप पे जब आप काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा लैपटॉप पे काम बहुत जल्दी होता है, ठीक है। बड़ी डिस्प्ले होती है, बड़ी टाइपिंग पैड होता है, वही बात करी गई है। तो आगे बात करते हैं। परंपरागत रूप से यदि देखा जाए तो प्राचीन काल में छात्र गुरुकुल में रहकर ज्ञानार्जन किया करते थे। पहले ही कहा, प्राचीन काल यानी वैदिक काल की बात करी जा रही है कि गुरुकुल में रहकर इंसान ज्ञान अर्जित करता था, ठीक है। अब उनका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता था। गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति की प्रणाली मौखिक हुआ करती, यानी बोल के बताते चीजों को, ठीक है। बाद में कागज का आविष्कार हुआ, उसका कागज का आविष्कार हुआ, और लिपि की समृद्धता के कारण ज्ञान प्राप्ति के लिए लिखित प्रणाली का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्राचीन काल की तुलना में आज विभिन्न कठोर उपागमों में आ जाने से ज्ञान प्राप्त की विषय वस्तु में निरंतरता परिवर्तन तथा वृद्धि होती जा रही है। अब आज के टाइम पे क्या है, बुक्स आ गई हैं, कॉपीज आ गई, पेन आ गई, पेंसिल आ गया, अब इससे भी डिजिटल या टैब आ गया, आजकल लोग टैब में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पेन टैब आ गई, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो कॉपी किताब हटा दी गई, लोग कंप्यूटर में सारा काम करते हैं। आजकल लिखना होता है तो पैड होते हैं, ठीक है, टैब होता है, टैब में बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि पेजेस वेस्ट ना हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। वही बात करी गई, ज्ञान साध्य के रूप में तब देखने को मिलता है जब ऐसे एक उद्देश्य के रूप में लिया जाता है और इसे प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य बन जाता है। वर्तमान समय में ज्ञान की मात्रा और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है, काफी सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलेगी आज के टाइम पे, ठीक है। पहले अब जिस कम्युनिकेशन से हम और आप जुड़े हुए हैं, ये क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। एक टाइम ऐसा था कि भैया स्कूल जाएंगे या कोचिंग जाएंगे तभी हम पढ़ सकते हैं ना, आज के टाइम पे घर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो वही चीज बात करी गई यहाँ पे भी। आजकल नए नए विषय ज्ञान के क्षेत्र में आ गए हैं, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, विदेशी भाषाओं का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, कंप्यूटर को आपने सीख लिया, कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया। अब दूसरे देश में गए, वहां की भाषाओं को जाना आपने, ठीक है, या यहीं पे भारत में रह के अपने घर में रह के आपने काफी सारी भाषाएं सीख ली। काफी सारे भाषा सीखने के बाद में आप लोग उनसे बात करना शुरू करा, उनका काम जो भी उनका काम होता है आपने वो काम करना शुरू कर दिया, तो वो भी चीज आ गई। तकनीकी का ज्ञान, आज के टाइम पे ऐसे आपने इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ठीक है। ऐसी बहुत सारे साइट्स हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं, और आज के टाइम पे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इंसान घर बैठ के बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें बात करी गई हैं, जैसे खुद की वेबसाइट क्रिएट कर दी, खुद के ऐप डेवलप कर दिए, तो ये सारी चीजों की बात करी जा रही है, ठीक है। ज्ञान साध्य के रूप में तब भी देखने को मिलता है जब वह ज्ञान का अर्जन उच्च स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से करता है, ठीक है।
ज्ञान को क्रमिक तथा व्यवस्थित पाठ्यक्रम की सहायता से अधिगम योग्य बनाया जाता है। प्रत्येक स्तर पर दिया गया ज्ञान पहले के स्तर से अधिक व्यापक होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ज्ञान का लघु रूप होता है, जबकि माध्यमिक स्तर पर उच्च ज्ञान से छात्रों को परिचित कराया जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा में ज्ञान का और अधिक विस्तृत रूप देखने को मिलता है। जैसे जैसे स्कूल बढ़ता है, क्लासेस बढ़ती है, तो चीजें बढ़ती रहती है ना, वही बात करी जा रही है। ठीक है, परंतु सभी स्तर पर किसी विषय पर दिया गया ज्ञान पहले से प्राप्त ज्ञान से किसी ना किसी रूप में संबंधित आवश्यक होता है। ये बात सही है, ज्ञान जो है हमेशा रिलेट रहता है, हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ा रहता है। परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान का संग्रह भी किया जाता है, उसका परीक्षा के रूप में परीक्षण भी किया जाता है। परीक्षाएं होती हैं, उसका रिजल्ट आता है, उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में भी लिया जाता है, जैसे शिक्षा का सिद्धांत, समाज का सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं ज्ञान एक साधन के रूप में। अब जो अगर ज्ञान को हम साधन के, नॉलेज एज अ मीन्स, ठीक है, जैसे साधन के रूप में इस तरीके से, अब जैसे हम और आप जुड़े हुए हैं तो ज्ञान के थ्रू या एक साधन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हम जो भी सीखते तथा समझते हैं तब ज्ञान का प्रयोग एक साधन के रूप में करते हैं। किसी भी प्रकरण या विषय को समझने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, कहने मतलब ये है, मेरे को चीजों के बारे में नॉलेज इस वजह से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है कि बोध का विकास करने के लिए भी वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। सीखने के सिद्धांत एक ज्ञान के रूप में तब साधन बन जाते हैं जब इनका प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। वैध ज्ञान की सहायता से ही हम किसी प्रत्यय सिद्धांत या नियमों को समझ सकते हैं। ज्ञान की सहायता से ही हम प्रकृति या समाज के संबंध, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। ज्ञान तब भी साधन बन जाता है जब उसे प्राप्त करने या करके व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग या उसका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम चीजों को सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस तरीके से आपको, छोटी छोटी चीजों की बात करता हूँ, किस तरीके से आपको खाना खाना है, किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से आपको बात करनी है किसी से। तो यहाँ पे वो सारी चीजों की बात करी जा रही है कि उसको हम सीखते हैं, उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। ठीक है, कि सभी से प्रेम भाव से बोलना, अच्छे से बोलना। ठीक है, तो वो सारी चीजें बात करी है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि इसकी सहायता से समझ विकसित करने के पश्चात जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए इनका प्रयोग किया जाए। जब हम ज्ञान की वास्तविक जीवन में उपयोग करके अपना कार्य को आसान तथा उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, सारी चीजों सीख लिया और अपना लाइफस्टाइल जो है वो आसान बना लिया। ठीक है, तो उसी की बात करिए, तब यह एक साधन के रूप में हमारी मदद करता है। ठीक है, ज्ञान का प्रयोग संश्लेषण तथा विश्लेषण में भी किया जाता है। संश्लेषण की प्रकृति कुछ नवीन सृजन संबंधित होती है। इस प्रक्रिया में ज्ञान एक साधन के रूप में हमारी सहायता करता है। ठीक है, ज्ञान का प्रयोग विश्लेषण क्रिया के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग कई बार हम परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप रोड पे चल रहे हैं और सडनली आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास समझ होगी तो जो अगर आपको सबसे पहले चोट उठी, सबसे पहले आप उठेंगे, उसका देखेंगे को चोट लगी, सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये तो ना कि सबसे पहले देखेंगे गाड़ी खराब होगी, अच्छा पहले गाड़ी सही कराएंगे फिर सही करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है कि खुद से, अब रोड पे चल रहे हैं तो हमेशा बाएं हाथ पे चलना चाहिए, गाड़ी वगैरह आ रही है और एक लिमिटेड स्पीड में चलना चाहिए, हेलमेट लगा चलना चाहिए। तो वही चीज बात करी, यानी कि यही चीज हम अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं ज्ञान। ठीक है, तो वही बात करी गई है इसमें कि ज्ञान का प्रयोग मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। मूल्यांकन किसी शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है जिसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद उससे संबंधित निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता पड़ती है और यह कार्य वैध ज्ञान की सहायता से किया जा सकता है। इन सभी स्थितियों में ज्ञान एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में आ सकता है क्या? ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि नॉलेज एज द कॉग्निटिव प्रोसेस। ये क्या है? संज्ञान या एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। हम जो भी कुछ भी सीखते हैं या समझते हैं उसमें संज्ञान का विशेष महत्व होता है। ठीक है, संज्ञान या फिर ज्ञान कह सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम मानसिक योग्यताओं की सहायता से ही कुछ सीखते या समझते हैं, इसलिए ज्ञान को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। यह ज्ञान हम 3 तरह से प्राप्त करते हैं। कौन कौन सा 3 तरीके से? पहला पॉइंट की अगर बात करता हूँ तो उसमें कहेंगे जब हम किसी घटना का प्रत्यक्षीकरण करते हुए उसका निरीक्षण तथा अवलोकन करके जो निष्कर्ष निकालते हैं वह ज्ञान बन जाता है। बात करें जैसे एक्सीडेंट हो रखा है, हम जाते हुए देख लेते हैं उसको, अच्छा ये बाइक और कार का एक्सीडेंट हो, कार तेज जा रही होगी, बाइक साइड पर डालती है, इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात करी गई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जब हम विभिन्न तथ्यों की परिभाषित करते हैं तो भी वह ज्ञान माना जाता है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जब हम निष्कर्ष तो तार्किक रूप से क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करते हैं तो भी वह ज्ञान माना जाता है। अतः संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में ज्ञान को समझने के लिए हमें ये सभी तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो चीज़ों को मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समाप्त किया है और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती, किस तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट हो, किसी तरीके का कोई क्वेरी हो, ठीक हो, तो बाकायदा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हमारा ऑफिशियली नंबर जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ये है, बाकी फेसबुक पे ग्रुप जो है वो ये है, और इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने। बाकी इन सारी चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, वो आपको मिल जाएगा। बाकी बीएड सेकेंड ईयर की जो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस, तो सिलेबस वाली वीडियो भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लास्ट वीडियो मैंने पूरा सिलेबस को डिटेल में बताया है। बाकी जिस कैंडिडेट को कोर्स परचेस करना तो वो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। देन इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड